जैसे ही सूरज ढलता है तभी ये आम से दिखने वाले लोग पल भर में खून के प्यासे दरिंदों में बदल जाते हैं। इनके अंदर जरा सी भी दया नाम की चीज नहीं बचती। जो भी इनके रास्ते में आए उसे ये चंद पलों में नोच कर रख देते हैं। ये बीमारी इतनी तेज रफ्तार से एक शरीर से दूसरे शरीर में कूदती है कि आम लोगों की तो बात ही छोड़ो, खुद इस राज्य का राजा तक इसकी चपेट में आकर पूरे दरबार के सामने अपने ही लोगों को चबाने लगता है। और जब हजारों भूखे प्यासे मुर्दे महल के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसते हैं तो वहाँ मौत का ऐसा खूनी नाच शुरू होता है, जहाँ एक अकेला राजकुमार अपनी तलवार के सहारे इन हजारों राक्षसों को जलाकर राख कर देता है। आज की इस कहानी में हम उसी कोरियाई ज़ॉम्बी की दहशत देखने वाले हैं जिसने सिर्फ ये एक रात में पूरे राज्य को भयानक शमशान घाट में बदल दिया था। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि प्रिंस ईथन चुपके से पश्चिमी देशों से हथियार और बंदूकें मंगवा रहा है ताकि वो अपने राज्य में उठने वाली बगावत को कुचल सके। मगर उसके इस छुपे हुए प्लान की भनक एक चालबाज मंत्री लॉर्ड मार्कस के कानों तक पहुंच जाती है। वो एक पल भी गंवाए बगैर अपने सिपाहियों को लेकर उस जहाज पर हमला बोल देता है जहां वो हथियार छुपाकर रखे गए थे। मगर उस जहाज में कुछ ऐसा भी मौजूद था जो इस पूरे राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। वहाँ एक बक्से में एक पश्चिमी ज़ॉम्बी बंद था। हमले के दौरान जब चारों तरफ भगदड़ मचती है तो वही ज़ॉम्बी बक्से से बाहर निकल आता है और लॉर्ड मार्कस के एक सिपाही को बुरी तरह दांतों से काट लेता है। अगली सुबह हमें वही जख्मी सिपाही नजर आता है जो लड़खड़ाते कदमों से अपने गांव की तरफ लौट रहा होता है। उसकी आंखें बिल्कुल मुर्दा और खाली हो चुकी थीं और उसका चलना फिरना भी अजीब सा हो गया था। वो सीधा अपने घर पहुंचता है जहां उसकी बीवी तुरंत उसके लिए खाना ले आती है। खाना देखते ही वो किसी भूखे जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता है, मगर थोड़ी देर बाद ही उसकी नजरें खाने से हटकर अपनी बीवी की गर्दन पर जम जाती हैं। उसी रात वो खतरनाक वायरस पूरी तरह फैल चुका होता है और वो एक खून का प्यासा दरिंदा बन जाता है। बिस्तर पर उसके साथ ही उसका मासूम सा बच्चा सोया हुआ था और सबसे पहले वही ज़ॉम्बी अपने ही बच्चे को नोच खाता है। जब उसकी बीवी चीख सुनकर कमरे में दौड़ी आती है तो उसकी नजरों के सामने उसका पति एक खतरनाक जानवर बन चुका होता है। इससे पहले कि वो औरत कुछ समझ पाती, वो भी उस पर भयानक अंदाज में हमला कर देता है और देखते ही देखते वो घर से निकलकर पूरे गांव के बेकसूर लोगों को काटकर उन्हें भी अपने जैसा बनाना शुरू कर देता है। उधर महल में लॉर्ड मार्कस उन हथियार तस्कर सिपाहियों को पकड़कर राजा के सामने पेश करता है और उन्हें गद्दार करार दे देता है। दरअसल लॉर्ड मार्कस का असली मकसद यही था कि उन सिपाहियों को देशद्रोही साबित करके राजा की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ाए और खुद गद्दी पर कब्जा जमाए। राजा गुस्से में आकर उन सिपाहियों के जनरल को सख्त सजा सुना देता है। जनरल लाख सफाई देता है कि उसने जो भी किया राज्य की हिफाजत के लिए किया, मगर उसकी एक बात भी नहीं सुनी जाती। राजा उन्हें यातना देकर उनके सरगना का नाम उगलवाना चाहता है। तभी खुद प्रिंस ईथन आगे बढ़कर कहता है कि इन सब का सरगना मैं ही हूँ। वो राजा को समझाने की कोशिश करता है कि ये हथियार उसने किसी बगावत के लिए नहीं बल्कि उन भ्रष्ट मंत्रियों से राज्य को बचाने के लिए मंगवाए थे। मगर राजा अपने मंत्री की मीठी मीठी बातों में इतना अंधा हो चुका था कि अपने ही बेटे पर यकीन करने से इनकार कर देता है। उल्टा वो राजकुमार पर बरस पड़ता है और कहता है कि ऐसा लगता है तुम खुद मेरी गद्दी छीनना चाहते हो। लेकिन उसे क्या पता था कि यही इल्जाम उसकी अपनी बर्बादी की वजह बन जाएगा। अब प्रिंस ईथन के पास अपने वफादारों और अपनी बीवी को लॉर्ड मार्कस के जुल्म से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। इसलिए सबके सामने ही वो अपनी तलवार निकालता है और उसे अपने पेट में उतारकर खुद अपनी जान दे देता है। इसी दौरान महल की एक भविष्यवाणी करने वाली औरत राजा के कान में जहर घोलती है कि उसका छोटा बेटा भी एक दिन उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यहाँ लॉर्ड मार्कस इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और राजा को और भड़काकर प्रिंस ईथन की बीवी एलेना को एक कमरे में बंद करवा देता है। मगर मरने से पहले प्रिंस ईथन ने अपने एक वफादार आदमी के हाथों अपने छोटे भाई नेथन के नाम एक खत भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि यहाँ हालात बिल्कुल ठीक नहीं और वो तुरंत आकर एलेना को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह ले जाए। अब यहाँ कहानी में आता है नेथन, जो प्रिंस ईथन का छोटा भाई था। नेथन बरसों पहले ये राज्य छोड़कर